हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोज का प्रतिभा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था, इससे प्रीवियस वीडियो में लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। इस लाइट चैप्टर में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक। ठीक है, यानी कि अपवर्तन के नियम तक। अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के नियम को हमने लिख लिया था और हम अपवर्तन के नियम, जैसा कि हमने सेकेंड नियम जो पढ़ लिया था वो क्या था हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू एन। इतना हमने पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, या उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपवर्तन कहते हैं। उसे हम अपवर्तन कहते हैं। ये हमारा क्या अपवर्तन का, अब हम देखते हैं ये हमारा क्या अपवर्तन का सेकेंड नियम है। ठीक है, इसे हम एक टाइप से क्या और कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, या साइन आर इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इतना हम इसे लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स जो हैं मीडियम हैं जिनके अपवर्तनांक का डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कुछ अपवर्तनांक। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि पहला जो मैं देखता हूं ये है जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम का अपवर्तनांक क्या होता है? दूसरा है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का अपवर्तनांक क्या होता है? अगर मैं बात कहूँ तीसरे की बात करता हूँ तो तीसरा हमारा क्या आता है? हम लिख सकते हैं डायमंड। ठीक है, तीसरा हमारा क्या? डायमंड। और चौथे की बात करते हैं, चौथा है हमारा ग्लास यानी कि कांच। ठीक है, पांचवें की बात करते हैं। पांचवा हमारा क्या हो सकता है? पांचवा हो सकता है हमारा वाटर। छठा क्या हो सकता है? एयर। छठा क्या हो जाएगा? एयर। ठीक है, एयर। अगर मैं सातवें की बात करूं तो सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा हमारा वैक्यूम। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट दे रखे हैं जिसमें हमें क्या होता है, अपवर्तनांक डायरेक्टली हमारे क्या एग्जाम से पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ जर्मेनियम का अपवर्तनांक क्या होता है, सिलिकॉन का क्या होता है, डायमंड का क्या होता है, ग्लास का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, एयर का और वैक्यूम का। ठीक है, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम का जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा क्या होता है? 4। ठीक है, जर्मेनियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि अपवर्तनांक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कितना होता है? 4 होता है। सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन ये हमारा कितना है? 4 से थोड़ा सा कम। याद कर, आप इसे कैसे याद रखेंगे? ये सीरीज वाइज क्या, जर्मेनियम, सिलिकॉन, डायमंड, ग्लास, वाटर, एयर, वैक्यूम। ठीक है, फिर इस जर्मेनियम में कितना होता है? 4 होता है। इससे थोड़ा कम किसका होता है? सिलिकॉन का 3.9। कितना होता है सिलिकॉन का? 3.9 होता है। ठीक है, फिर पहुंचते हम किसकी तरफ? डायमंड की तरफ। डायमंड का होता है 2.42। ठीक है, डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। फिर हम चलते हैं ग्लास की तरफ। ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। या इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में हमें इससे रखना होगा तो 3/2 हमारा ज़्यादा सुटेबल रहेगा रखने के लिए। ठीक है, अगर हम चलते हैं वाटर की तरफ। ठीक है, वाटर का जो हमारा होता है वो होता है 4/3, या फिर इसे कह सकते हैं 1.33। ठीक है, 4/3 या फिर 1.33। अगर चलते हैं अब एयर की तरफ, जो एयर का अपवर्तनांक होता है वो
0.003 होता है। लास्ट में रह जाता है हमारा वैक्यूम। वैक्यूम का अपनांक कितना होता है? 1। वैक्यूम का अपनांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? कुछ इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, मैं आपसे कह देता हूं कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालिए, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कांच के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। कांच को हम किससे लिखते हैं? जी से डिनोट करते हैं, यानी ग्लास। कांच को हम ग्लास बोलते हैं, तो इसे हमने किससे डिनोट कर लिया? जी से डिनोट कर लिया। और वाटर को क्या बोलते हैं? पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। तो इसे हमने W से, स्मॉल w से डिनोट कर लिया। तो हम इसे कांच के सापेक्ष इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यानी कि मैं कहूँगा किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो G and W, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से लिख सकते हैं, G and W। ठीक है, कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। अब इससे हम अलग अलग फॉर्म में कैसे, और ऐसे एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, जब स्पेशली अलग अलग लिखना होगा। कांच के सापेक्ष जिसके सापेक्ष बोला हो, क्या? जिसके सापेक्ष बोला हो उसे हम नीचे लिख लेंगे, यानी कि कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जिसके सापेक्ष बोला हो उसे हम नीचे लिख लेंगे, और जिसका बोला हो उसे हम ऊपर लिख लेंगे। यानी कि ऊपर लिख लेंगे हम क्या किसका बोला है? पानी का अपवर्तनांक बोला है ना, तो ऊपर लिख लेंगे पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, तो G and W को हम किस टाइप से लिख सकते हैं? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक था। ठीक है, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पानी का अपवर्तनांक अपॉन कांच का अपवर्तनांक। यानी जिसके सापेक्ष दे रखा होगा उससे हम सापेक्ष वाले को कहाँ ले जाएंगे? नीचे के लिए ले जाएंगे, और जिसका निकालने के लिए बोला होगा उसे हम कहाँ रख लेंगे? ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अगर क्वेश्चन में आपको दे देता है, आपको क्वेश्चन क्या देता है? ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में आपसे कह दूं कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? पानी के सापेक्ष पानी तो हम W से बनाते हैं, तो W लिख लिया। फिर अपवर्तनांक निकालना है तो N। ठीक है, और कांच का निकालना है तो G। ठीक है, इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। और इससे मैंने आपको बताया था कि इसे एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। कैसे? पानी के सापेक्ष जिसके सापेक्ष लिखा हो, जिसके सापेक्ष बोला हो उसे हम नीचे लिख लेते हैं, यानी पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, और जिसका बोला हो उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, कांच का अपवर्तनांक। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पूछ लिए जाते हैं, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स हो गए। ठीक है, SSC हो गया, ग्रुप डी हो गया, इनमें छोटे छोटे क्या क्वेश्चंस हमारे पूछ लिए जाते हैं। कांच का अपवर्तनांक, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कांच का अपवर्तनांक हमारा क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? 3/2। और बटे में क्या है? 3/2 बटे में क्या है? पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है?
पानी का अपनांक होता है 4/3। कितना होता है? 4/3। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3/2 जब इसे हम लिखेंगे तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 बटे 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9/8। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये टाइप की तरफ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप की तरफ, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट, ठीक है, क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष 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 अपवर्तनांक। निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अगर मैं कहूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, इस लाइट की स्पीड को हमें मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? वो हम मेजर करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? इसका फार्मूला होता है m = c/p। ये क्या? c, वेयर c हमारा क्या होता है? c होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में। और v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो c होता है वो हमारा क्या है? वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, c क्या होता है? हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। और जो b होता है, b हमारा क्या होता है? b होता है हमारे किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की क्या चाल है। ठीक है, उसे हम किससे नोट करते हैं? b से। और इन दोनों का जो डिवीजन है या इन दोनों का जो रेशियो है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी में प्रकाश की चाल, पहले क्या होता था? पहले नॉर्मल एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स होते थे, उनमें क्या पूछ लेता था? डायरेक्टली पूछ लेता था कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, डायरेक्टली c की जो वैल्यू थी, c की वैल्यू को डायरेक्टली हमारा पूछ लिया जाता था हमसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो वो हमने याद कर लिया कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, या फिर 3 लाख के अप्रॉक्स होती है। ये हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते थे कि भाई ये वैक्यूम में होती है। अब क्या पूछता है? अब आपसे पूछा जाता है कि पानी में प्रकाश की चाल बताइए कितनी होती है। ठीक है, और डायमंड में प्रकाश की चाल बताइए कितनी होती है। ठीक है, जर्मेनियम में कितनी होती है, सिलिकॉन में कितनी होती है, वाटर में कितनी होती है। तो इसके लिए आप हर वैल्यू को याद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आप किसी की भी कहते हैं प्रकाश में चाल, अगर उसका अपवर्तनांक दे रखा है, तो आप किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो पानी में प्रकाश की चाल, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का जो अपवर्तनांक होता है, मैंने आपको बताया कि 4/3 या 1.33 भी बोल सकते हैं ऐसे। जब से हम डिवाइड करते हैं तो 1.33 आता है। ठीक है, इक्वल टू c की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है निर्वात में, बटा कितना होता है? b हमारे का मीडियम यानी किसी माध्यम में, और पानी क्या है? हमारा एक माध्यम है, यानी कि हमें b निकालना है। ठीक है, तो b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा,
और बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9 इंटू 10 की पावर 8 बटे में कितना है 4। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ। 4 दूनी 8, 4 दूनी, एक बार समझ लिख देता हूँ मैं, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ जाएगा, फिर से 4 पंजे 20 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि जो मैक्सिमम प्रकाश की चाल होती है वो हमारी कितनी होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 होती है, वो भी किस में, निर्वात में। बाकी आप किसी भी मीडियम में अगर प्रकाश हमारे क्या होता है ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड जो होगी वो ऑलवेज 3 इंटू 10 पावर 8 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose refractive index is 3। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल को ज्ञात करें इन अ मीडियम, किसी भी माध्यम में, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि अपवर्तनांक है वो कितना है 3 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3 है। तो n बराबर कितना दे रखा है 3। ठीक है, c बराबर आप जानते हैं कितना होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारी क्या होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है C/B। ठीक है, n इक्वल टू क्या होता है C/B। ठीक है, n की वैल्यू 3 दे रखी है और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 टू पावर 8, रख देते हैं, डिवाइड बाई p। हमसे क्या कह रहा है, जो मीडियम है उसकी हमें स्पीड उसमें निकालनी है कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, b की मल्टीपल इधर से करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, जहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना निकल जाएगा 10 टू पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर 8, बात सेम ही है। ठीक है, तो जो हमारा मीडियम दे रखा है, ठीक है, मीडियम में हमारी क्या स्पीड हमारी कितनी होगी 10 इंटू 10 पावर 8 होगी। ठीक है, इफ यदि अपवर्तनांक कितना दे रखा हो 3 दे रखा हो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, इससे मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, कोई भी ये मेरा बीकर है। ठीक है, कोई भी बीकर है, इसमें मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं इसमें कोई भी छड़ डाल दूँ, ठीक है, कोई भी छड़ डाल दूँ तो ये क्या लगेगी, हमें थोड़ा तिरछी लगती है। कैसी लगती है, थोड़ी तिरछी लगती है। या फिर जो अगर कोई बाल्टी है, ये मेरी कोई बकेट है, बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो इसका जो तल होता है हमें कुछ उठा उठा लगता है। अगर पानी है, ये इसका तल यहाँ पर है, तो हमें जो
और ये पूरी हमारी पानी से भरी हुई है। तो इसका तल हमें जब ऊपर से देखने पर, ऊपर से हम देखते हैं, ठीक है, ये सुंदर सी आँख है, इस सुंदर सी आँख के द्वारा जब हम ऊपर से देखते हैं तो इसका तल हमें कहाँ दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये किसके कहाँ दिखाई देता है, हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसकी जो गहराई है, जो गहराई हमारी कम हो जाती है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। अब ये मैंने लिया कोई एक बीकर, बड़ा सा बीकर ले लेता हूँ, ठीक है, बड़ा सा बीकर ले लिया मैंने, ये बड़ा सा बीकर है और ये पूरा पानी से क्या है, फुल है। किससे, पानी से भरा हुआ है ये पूरा। ये मैं इसे पूरा भर देता हूँ, ये पूरा भरा हुआ है, किससे, पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे कोई 2 रे ऑफ लाइट डालता हूँ। ये मैंने क्या डाली, 2 रे ऑफ लाइट डाल दी, 2 लाइट मैंने ली और इस पे डाली, ठीक है। अब ये लाइट जैसे ही जाएंगी इसमें, इन्हें जाना कैसे था, यहाँ तक सीधे ऐसे जाना था, ऐसे जाना था और इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे मिलना था। इन्हें लाइट को सीधे ऐसे ही तो जाना था बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा ये हमारा क्या है, एयर, ये हमारा क्या है, एयर, और ये हमारा क्या है, वाटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, हवा, और ये हमारा क्या है, पानी। अब एक बात देखो, जब एक लाइट, ये हमारा मीडियम क्या हो गया, 1 हो गया, ये मीडियम कौन सा हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, कुछ अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है थोड़ा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को अपवर्तन बोलते हैं। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो लाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। बैक किरण क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अपवर्तित हो जाएगी। जब अपवर्तित हो जाएगी, इससे जाना था सीधे यहाँ पे मिलना था, लेकिन ये क्या होगा, हल्का 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 हल्का, मैंने आपको बताया था, या तो ये अवलंब से दूर हटती है या अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस पॉइंट पे इसे मिलना था यहाँ पर, लेकिन ये मिल कहाँ पे रही है, यहाँ पर। तो हमें जो तली का इमेज होता है, जो तली का इमेज होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पर। तली का इमेज कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पर। इसीलिए जो हमारी पूरी भरी हुई बाल्टी होती है उसका जो तल होता है वो हमें ऊपर थोड़ा उठा हुआ लगता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, बाल्टी में कोई नींबू डाल दें, सिक्का डाल दें, कोई भी सिक्के का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं उस पर सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करूँगा, ठीक है, आगे चल के। अगर हम कोई भी बाल्टी है, इसमें क्या डाल दें, एक सिक्का डाल दें या एक नींबू डाल दें, तो ये भरा हुआ है, तो ये क्या दिखेगा, हमें नींबू कुछ ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक्चुअली उसमें हाथ डाल के उसे निकालते हैं तो जो जितनी गहराई होती है वो उतनी ही मिलती है, गहराई में उतनी मिलती है, लेकिन लगता प्रतीत कैसा होता है, हमें आभास होता है कि हमारा जो सिक्का है वो हमारा ऊपर है, कुछ ऊपर है, एक्चुअल गहराई से हमारा ऊपर है, ठीक है। चलिए अब इसे हम थोड़ा सा और समझते हैं, इससे हम देखते हैं कुछ इसमें टर्म्स बन जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरी क्या है, टोटल डेप्थ है, ठीक है, टोटल डेप्थ यानी कि टोटल गहराई मेरी क्या है, ये है। इसे मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, ये ए, ये मेरा बी, ठीक है। ये हमारी क्या है, टोटल डेप्थ हमारी कितनी है, डी है, टोटल डी है। अगर मैं कहूँ इस जो पॉइंट से जहाँ पर हमारा ये हमें लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है, अगर मैं उतनी गहराई देखूँ तो उतनी गहराई मैंने क्या मान लिया, डी डैश, ठीक है। उतनी गहराई को क्या मान लिया मैंने, डी डैश, और जो टोटल गहराई है उसे मान लिया मैंने डी मान लिया, ठीक है। टोटल गहराई है उसे क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया। ये मैंने क्या मान लिया, डी डैश, क्या है, डी डैश, यानी कि जो हमारा आभासी गहराई है। तो मैं इसे लिख देता हूँ, ये मेरी क्या है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, ये मेरे क्या है, वास्तविक गहराई है। और इसे हम क्या बोलते हैं, आभासी गहराई, आभासी, जहाँ पे हमें क्या होता है, आभास होता है, आभासी गहराई। इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम देखते हैं। अगर मैं इसका फार्मूला देखूँ, इसका मैं फार्मूला देखूँ तो क्या होता है, अगर मैं आभासी गहराई को निकालना चाहूँ, आभासी गहराई क्या है, डी डैश, डी डैश इक्वल टू
ठीक है। डी डैश इक्वल टू क्या होता है, टोटल गहराई डिवाइड बाई अपवर्तनांक। अगर मैं ये पूरी गहराई है इससे इसमें से इसका जो पानी का अपवर्तनांक है उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे क्या निकल जाएगी, आभासी गहराई निकल जाएगी। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई भी तरल है उसका हमारा अपवर्तनांक दे रखा है और जो हमारा डी दे रखा है ये हमारे का वास्तविक गहराई यानी एक्चुअल गहराई, ये डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ हो गई। जो हमारा डी डैश है ये हमारी क्या आभासी क्या गहराई है, ठीक है, आभासी गहराई है। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये कोई क्या है, तल है, चलो इसे छोड़ते हैं, पहले तल वाले क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले एक और नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन मैं कह देता हूँ ये कोई एक बाल्टी है और ये पूरी भरी हुई है, ठीक है, पूरी भरी हुई है। किससे भरी हुई है, पानी से, वाटर से, वाटर से, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 18 है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हमारी कितनी है, 18 मीटर है। कितनी मीटर, 18 मीटर है। तो इसकी जो आभासी गहराई है, ठीक है, तो क्या क्या है पूछेगा आपसे, आभासी गहराई विल बी व्हाट, ठीक है। आभासी गहराई हमारी क्या होगी, तो आभासी गहराई हम कैसे निकाल सकते हैं, आभासी गहराई कैसे निकाल सकते हैं, डी डैश विल बी इक्वल टू, डी डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल डी को स्मॉल डी अपॉन एन, यानी डी डैश इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ इसकी कितनी दे रखी है, 18 मीटर दे रखी है, 18 मीटर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था 4/, कितना होता है, 3 होता है। तो मैंने कितना कर दिया, 4/3 कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया, 4/3 कर दिया। 4/3 कर दिया तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं आगे, 18। जब इसे हम लिखते हैं तो 3 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। 3 हमारा जब ऊपर चला जाएगा तो हमने क्या किया, 3/4, ठीक है। 4 से हम काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 हो गया, 2 नीम 18 हो गया, 2 से काटते हैं तो ये 4.5 हो गया, ठीक है। तो ये विल बी इक्वल टू 4 3 12, 5 3 15, कितना हो गया, 5, 4 3 12 13, 4 3 12, 5 3 15, यानी कि 13.5, ठीक है। तो हमें एक्चुअल गहराई कितनी, आभासी गहराई में कितनी दिखाई देगी, 13.5 मीटर दिखाई देगी। अगर ये 18 मीटर की भी बकेट है तो जो पानी का तला में कितने ऊपर दिखाई देगा, 13.5 मीटर गहरा। हमें लगेगा कि ये पानी क्या 13.5 मीटर गहरा है, लेकिन एक्चुअल में कितना गहरा होगा, ये 18 मीटर गहरा होता है। अब चलते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, कोई एक पक्षी है, ये उड़ के जा रहा है, ठीक है। एक पक्षी है, उड़ के जा रहा है और नीचे यहाँ पे क्या चल बह रहा है, पानी, दरिया बह रहा है। ये क्या है, ये दरिया बह रहा है, पानी बह रहा है और इसमें एक नीचे मछली है, एक प्यारी सी सुंदर सी ये मछली है, ठीक है। ये हमारी प्यारी सी सुंदर सी मछली है। ये पानी से कितनी गहराई में है, ये पानी से 36 मीटर की गहराई में, ठीक है। कितनी गहराई में, 36 मीटर की गहराई में। और ये पक्षी है, ये पानी से कितनी गहराई पे उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये उड़ रहा है 48 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आता ही होगा कि ये 48 मीटर की ऊंचाई पे हमारा क्या एक पक्षी उड़ रहा है, एक मछली है जो हमारे पानी में कितनी गहराई में है, 36 मीटर गहराई पे है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द obtained depth between, ठीक है,
find the apparent depth between fish and bird. Apparent depth, find the apparent depth between fish and bird. ठीक है, apparent depth fish and bird. ठीक है, अब आप में इस चीज को आपको समझना होगा. ठीक है, apparent depth between फिश और बर्ड, यानी मछली और पक्षी के बीच में जो आभासी गहराई है, ठीक है, उससे हमें निकालना है. मछली और पक्षी के बीच में आभासी जो गहराई है उससे हमें निकालना है. हमें मालूम है कि डी डैश इक्वल टू क्या होता है, टी अपॉन एन. ठीक है, जो डी डैश होता है यानी आभासी गहराई होती है वो बराबर हमारा क्या होता है, डी अपॉन एन. तो हमें क्या निकालना है, हम पहले अगर इसका वो देख लें कि ये मछली 36 मीटर की तो गहराई पे है ही है, लेकिन ये आभासी गहराई इसकी क्या है मछली की, तो मछली की आभासी गहराई निकाल लेते हैं. 36 तो हमारा ये है. ठीक है, और पानी के हमारे क्या अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है हमारा 4/3. ठीक है, तो 4/3 से हम डिवाइड कर देते हैं. 4/3 से हमने डिवाइड कर दिया इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 36 × 3 डिवाइड बाई 4. 4 × 36, 9 दूनी 28 और 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, 9 तीन 27. कितना हो जाएगा, 27 मीटर हो जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है apparent depth between fish and bird. ठीक है, अब मछली हमें कहाँ आभास हो रहा है, मछली हमें 27 मीटर की, मैंने मान लिया ये गहराई कितनी है, 27 मीटर की है. 27 मीटर की है, हमें आभास क्या हो रहा है यहाँ पर, जबकि मछली है कहाँ पे, इससे कुछ नीचे ही होगी. 36 सेंटीमीटर कितना होगा, इससे कुछ नीचे ही होगा. ये मान लिया मैंने 36 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर. ठीक है, 36 मीटर कुछ हमारे से नीचे होगा, लेकिन हमें लग क्या रहा है कि वो यहाँ पर है. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पक्षी की हाइट देंगे, कितनी है पक्षी की हाइट, तो 27 प्लस कितना हो जाएगा, 48. टोटल कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5 86 1 4 2 6 7, यानी 75 मीटर. ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 मीटर. हमें लगेगा, मछली को क्या लगेगा कि ये 75 मीटर की ऊंचाई, पर पक्षी को क्या लगेगा कि हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, टोटल 75 मीटर है. जबकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो 4 3 7 8 6 14, यानी कि 84 मीटर की हाइट है, लेकिन पक्षी को क्या लगेगा, 75 मीटर की हाइट है दोनों के बीच में. ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और टाइप से पूछा जाता है. ठीक है, एक्चुअल में हमारा ये कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर. ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और टाइप से भी पूछा जा सकता है आपको. ठीक है, ये क्या कह सकता है आपसे कि फाइंड द apparent depth between bird and fish. बर्ड एंड फिश, अभी हम क्या देख रहे थे, पक्षी से इसकी गहराई देख रहे थे. अब हम क्या देखेंगे, फिश से देखेंगे पक्षी की ऊंचाई कितनी है. ठीक है, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे क्लास को एंड कर देते हैं. ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. बाकी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ठीक है, बाय.